फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची। उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग। जम्मू के राजनीतिक दलों के लिए, जम्मू के उद्योग जगत के लिए, इसके लिए बार बार यहाँ से मांग आ रही थी। हमारे चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी स्वयं भी एक विज्ञापन लेकर के दिल्ली पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये मांग रही, सरकार का भी ये तकाजा था। मुख्यमंत्री जी जो वर्तमान में उन्होंने भी ये कहा। और ये भी हम ना भूलें कि पहली बार इसी स्थान पर, इसी रेल स्टेशन पर पहली रेलगाड़ी आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व सन 1972 में आई थी। उसके बाद एक लंबा अंतराल रहा 50 वर्ष का। सरकारें आई गई लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। शायद उनकी प्राथमिकताएं भिन्न थी, शायद इस क्षेत्र का विकास हो, उनको इसकी प्राथमिकता ना थी। शायद वो ये भी नहीं चाहते थे कि कश्मीर घाटी रेल के माध्यम से बाकी हिंदुस्तान से जुड़ करके मुख्यधारा का हिस्सा बने। मोदी जी ने 2014 के बाद आने के बाद एक क्रांति लाई रेल के क्षेत्र में। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सबसे पहला प्रमुख कार्यक्रम था कटरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करना। उसके उपरांत पहले ही दौर में जब वंदे मातरम की प्रक्रिया प्रारंभ हुई देश में, तो कटरा दिल्ली की वंदे मातरम हमें नसीब हुई। तब सूची एक तैयार हुई कि कौन कौन सी रूट्स पर 2 बार वंदे मातरम चलनी है, तो दूसरी वंदे मातरम भी यहीं आई। जनता की मांग थी कठुआ और उधमपुर पर स्टॉप हो, वो भी रहा। उधमपुर के स्टेशन को एक शहीद के नाम पर, फौजी के नाम पर रखा गया, माटी तुषार महाजन। कहने का तात्पर्य ये कि एक ऐसा प्रदेश जो आज़ादी के 60-70 वर्ष तक रेल की मुख्य धारा से, भारतीय रेलवे की मुख्य धारा से अलग था। आज़ादी के समय रेल सिर्फ पठानकोट तक थी, सन 1972 में जम्मू तक पहुंची और उसके बाद इसे छोड़ दिया गया था। और ये लोगों ने समझौता कर लिया था कि इससे आगे रेल की पटरी का निर्माण हो ही नहीं सकता। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहाँ निर्माणित हुआ। जो नहीं हो सकता था वो हुआ। और आज कुछ ही दिनों में जब कश्मीर घाटी शेष हिंदुस्तान के साथ और दुनिया के साथ रेल के माध्यम से जुड़ जाएगी, तो मुझे लगता है एक ऐसा चमत्कार जिसे दुनिया सराहेगी और दुनिया के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए। आपने कहा था कुछ लोग नहीं चाहते थे, क्या तात्पर्य था आपका? मेरा कहने का तात्पर्य है कि कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। ये आप पत्रकारों के लिए विश्लेषण का विषय रहेगा कि क्या कारण था कि 50 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा। शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी का हम इंतजार करें और मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन कुछ भी कहा जाए, ये मोदी जी की ही देन है। उनकी प्राथमिकता ना होती तो शायद जम्मू कश्मीर आज भी रेल के इस नेटवर्क से वंचित रहता है। एक घटना है, नॉर्दर्न रेलवे में 5 डिवीजन थे और जो ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ये पूरा का पूरा हम लोग फिरोजपुर डिवीजन से सर्व करते थे। अब आपको जैसा पता है कि फिरोजपुर डिवीजन काफी दूर पड़ जाता है। जब तक ट्रेन ऑपरेशन हो रहा था तब तक तो वहाँ से ऑपरेट कर पाते थे। लेकिन अब हमारा क्योंकि जल्दी श्रीनगर को कनेक्ट करेंगे हम, तो बारामूला तक का जो ऑपरेशन है वो फिरोजपुर से कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए ये जो आज जम्मू डिवीजन का शुभारंभ हुआ, ये बहुत बड़ी यहाँ के लिए उपलब्धि है और हम जल्दी ये डिवीजन को यहाँ पे शुरू करेंगे। इससे क्या क्या आपको लगता है किस चीज़ का फायदा होगा? एक तो जब वो ट्रेन ऑपरेशन होता है, इसमें टोटल 742 किलोमीटर हमारा एरिया आ रहा है। तो जब भी ट्रेन ऑपरेशन होता है तो एक सेंट्रली लोकेशन पे अगर होता है हमारा डिवीजन सेटअप, क्योंकि डिवीजन ऑफिस बनता है, कंट्रोल ऑफिस होता है, वहाँ से ट्रेनें ऑपरेट होती है, डिवीजन के सारे प्रपोजल वहाँ से बनते हैं, वहाँ से फाइनल होते हैं। तो अगर ये यहाँ रहने से इस पूरे एरिया पे हम ज़्यादा अच्छी तरह फोकस करके ध्यान दे पाएंगे और ट्रेन ऑपरेशन यहाँ से ज़्यादा अच्छी तरह हम लोग कर सकते हैं। जम्मू के अलावा बड़े बड़े ब्रिड से बनते हैं तो लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो डेवलप होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये देखें कि ये 2003 से या 2 से इसमें मेन काम शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे काम हमारे कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने करे, जिन्होंने उस टाइम छोटे छोटे काम शुरू करे थे, आज बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं। इस तरह जब डीआरएम ऑफिस बनेगा तो यहाँ पे नहीं, हमारा 460 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, उसमें डीआरएम ऑफिस बनेगा, कॉलोनीज बनेंगी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनेंगी, यहाँ पे कंट्रोल ऑफिस हमारा बनेगा, उसके काम आएंगे यहाँ पे। इसी तरह जब आगे हम वैली में जाएंगे तो हमारे वहाँ पे गुड शेड हम लोग बना रहे हैं 5 जगहों पे। जब गुड शेड आएंगे तो वहाँ से ट्रैफिक जनरेट होगा, वहाँ पे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो इसके बहुत सारे फर्क पड़ता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट है कि जम्मू व्यापार को फर्क पड़ेगा ऐसे जब टूरिस्ट डायरेक्ट श्रीनगर जाएगा, जहाँ डीआरएम ऑफिस में बन रहा है, डिवीजन बन रहा है, सर सामने नहीं कर पाएगा वो फुटफाट टूरिस्ट का जम्मू में नहीं होगा तो जम्मू निगलेक्ट रहेगा। नहीं, जम्मू से कनेक्टिविटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। जम्मू की कनेक्टिविटी में सर सामने आज अगर आप देखते हैं तो दिल्ली से जम्मू की बहुत बेहतर कनेक्टिविटी है, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे
एयरपोर्ट हो। जो कनेक्टिविटी अभी हमारी मिसिंग थी उसको लिंक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फुटफॉल मिस होगा या क्या होगा, क्योंकि बहुत जम्मू के में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने हैं। हमारे कटरा जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वहाँ भी कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, तो इसका इम्पैक्ट सब जगहों पे पड़ेगा। सर कब तक एक्सपेक्टेड है कश्मीर की ट्रेन चलना? कुछ रेल लाइन का नया सर्वे जो चल रहा है सर, वो कब तक होगा? नहीं, इसको लेकर कुछ दो प्रोजेक्ट जो दो बात हुई, एक तो नई कश्मीर में पहले रेल लाइन कब शुरू होगी। ये जो हमारा अभी यूएसपीआरएल प्रोजेक्ट है, इसमें हमारा 17 किलोमीटर का सेक्शन जो कटरा से रियासी का है, वो अभी बचा हुआ था, क्योंकि उसमें टनल T1 है जिसके अंदर काफ़ी सारी तकनीकी दिक्कतें आई थी। अब वो काम पूरा हो गया है और अगले 2 दिन में 7 और 8 तारीख को CRS जो है उसका इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है। जब भी कोई नई लाइन स्टार्ट होती है तो पहले CRS इंस्पेक्शन करते हैं और वो ऑथराइजेशन देते हैं, तभी हम ट्रेन चला सकते हैं उसके ऊपर। सर कटरा से श्रीनगर कब तक चलेगी? ये पहले CRS से ऑथराइजेशन मिल जाएगा हमें, जो हमें उम्मीद है कि 9 तारीख को हमें मिल जाएगा CRS ऑथराइजेशन। उसके बाद में इसका डिसाइड होगा, और क्योंकि एक बहुत बड़ी इवेंट है तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका डिसाइड किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी वहाँ से नई लाइन के सर्वे कितना चल रहा है? पूरा जम्मू पहुंच हो गया? नई लाइन के करीब 6-7 सर्वे चल रहे हैं, हमारे 7 सर्वे चल रहे हैं टोटल वैल्यू में, जिसमें डबलिंग का भी है, उसमें हमारी नई लाइन के भी है। तो जब सर्वे होता है तो पहले आप उसका लोकेशन सर्वे करते हैं और उसके बाद आप उसका ट्रैफिक प्रोजेक्शन देखते हैं, आप उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी देखते हैं, फिर सब लोगों से उसमें आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते हैं। तो एक लंबे प्रोसेस है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब एक एक करके